आखिरकार काफी टाइम बाद सोलो लेवलिंग रैग्नार पर वीडियो आ रही है। सच कहूं तो मुझे खुद भी याद नहीं था कहां छोड़ा था, लेकिन चलो फिर से पकड़ लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एसएल ने एंट्री मारी, सू के साथ ज्वाइन किया और उसकी कंपेनियन बन गई। मतलब अब से वो हमेशा टीम का हिस्सा रहेगी। इसके बाद एक जबरदस्त बैटल हुआ जिसमें सू ने सबको हरा दिया और जीत हमारी हुई। जब सब खत्म हुआ, बेरू ने सू को समझाया कि अपोस्टल की एक ग्रोइंग आर्मी है और कोई इस अपोस्टल की मदद कर रहा है। बेरू ने साफ कह दिया कि अपोस्टल इस दुनिया में आ चुका है और जो उसकी मदद कर रहा है वो है ली मिनसेन। इसके बाद बेरू चोरी छुपे मिनसंग को देखने गया ताकि पता कर सके कि असल में वो कैसा है। वहीं हमें पता चला कि इन एगल की हरकतों की वजह से मिनसंग को अंदर लिया गया था, लेकिन उसे थोड़ी एक्टिंग करके सबका दिल जीत लिया, बाहर आ गया और अपना रेपुटेशन बना लिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और सोहू बेरू ने भी देख लिया कि मिनसंग असल में कौन है। इसी पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नए एपिसोड की शुरुआत में हम मिनसंग को एक लड़की के साथ मस्ती करते हुए देखते हैं और वो इंटरनेट पर चेक कर रहा है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो सोचता है कि उसकी एक्टिंग ने काम कर दिया, लोग हाइना गिल्ट वाले इंसिडेंट को भूल चुके हैं। फिर अचानक एक लड़की रूम में आती है और बाकी सब लड़कियों को बाहर निकाल देती है। वो असल में बिजनेस प्रपोजल के लिए आई है, लेकिन मिनसंग का एटीट्यूड ही अलग है। वो उससे ड्रिंक मांगता है। यहीं हमें पता चलता है कि मिनसंग सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ था और अपने टीनेज में बहुत बड़ा कोरियन स्टार था। शायद यही वजह है कि उसके अंदर इतना प्राइड है। ये सारी बातें वो लड़की मन ही मन सोच रही थी और आगे बोलने लगती है। ग्रेट कैटलिज्म के बाद जब हंटर्स की पहली अवेकनिंग प्रोसेस हुई, तभी से ली मिनसंग के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। शुरुआत में तो सब उसके फेवर में था, वो पहले से फेमस स्टार था और ऊपर से जब एक ए रैंक हंटर बन के अवेकन हुआ तो पूरी दुनिया की स्पॉटलाइट उसी पर थी। लोग उसके पीछे पागल हो रहे थे। फिर अचानक उसका ड्राइवर भी अवेकन हो गया और वो भी एस रैंक हंटर के तौर पर। यहीं से गेम पलट गया। एक तरफ लीमनसंग ए रैंक, दूसरी तरफ उसका ड्राइवर एस रैंक, और धीरे धीरे सारी स्पॉटलाइट ड्राइवर के ऊपर शिफ्ट हो गई। यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद ली मिनसंग की पॉपुलैरिटी तेजी से गिरने लगी। बाद में अपनी गिरती इमेज को संभालने के लिए ली मिनसंग ग्रिम रीपर गिल्ड ज्वाइन करता है, जिसे कुछ बड़े तगड़े लोगों ने बनाया था। फिर कहानी में आती है वो लड़की जो ली मिनसंग से मिलने आई है। बात करते करते वो बताती है कि उसके पास बिजनेस ऑफर है और ये बिजनेस स्टार्टस से जुड़ा है। असल में वो ली मिनसंग से स्टार्टस खरीदना चाहती है, वो भी बल्क में, ढेर सारे एक साथ। ली मिनसंग उसे बताता है कि स्टार्टस की फैक्ट्री पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब सप्लाई आना मुश्किल होगा। लेकिन लड़की को भरोसा है कि ली मिनसंग के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लीमिनसंग कहता है कि वो अपने बिजनेस पार्टनर से बात करेगा और ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है। लीमिनसंग मन ही मन समझता है कि उसे उस आदमी से बात करनी पड़ेगी जिसने अचानक उससे संपर्क तोड़ दिया था। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं एक बच्चा। ये वही इंसान है जिसे लीमिनसंग अपना स्टार्टअप बिजनेस पार्टनर मानता है। लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके बारे में आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सोहू, एसिल और ग्रे जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ढेर सारे गॉब्लिन्स को सोहू में समन किया है और वो लगातार उन्हें मारता जा रहा है। एसिल भी लड़ रही है, ग्रे भी लड़ रहा है और पूरा माहौल बैटल ग्राइंडिंग मोड में है। सब लोग मिलकर ट्रेनिंग में जुटे हुए हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सोहू लड़ाई करेगा उतना जल्दी लेवल अप होगा। ये तो हम सबको पता ही है। उसी समय इस पूरे सीन को देख रहे बेरू के दिमाग में वो बात घूम रही है जो उसने थोड़ी देर पहले यंग मोनार्क को बताई थी। फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जिसमें दिखता है कि बेरू ने असल में कहा क्या था। उसने बताया था कि ली मिनसंग जो स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ऊपर है, उससे वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, खासकर इथरन के अपोस्टल के बारे में, क्योंकि ली मिनसंग और इथरकन के अपोस्टल आपस में मिले हुए हैं। बेरू का मानना है कि अगर वो ली मिनसंग के पास जाएंगे तो वहां एक खतरनाक बैटल हो सकती है। ये सुनकर सुहू पूछता है कि तो फिर हम कर क्या सकते हैं। बेरू जवाब देता है कि अगर वो हमें ऐसे नहीं बताएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। उसके अंदर जितनी भी जानकारी होगी वो मुझे मिल जाएगी। लेकिन बेरू आमतौर पर किसी को ऐसे नहीं खा सकता जब तक कि उसके अंदर बुरी नीयत ना हो। शैडो मोनार्क यानी सुंग जिन वू ने बेरू को ये इजाजत दी है कि अगर कोई व्यक्ति बुरी नीयत रखता है तो वो उसे खा सकता है, मगर ऐसा करने के लिए भी उन्हें पहले ली मिनसंग को हराना पड़ेगा। बेरू याद करता है कि जब वो हंटर एसोसिएशन में गया था तब उसने अलग अलग हंटर्स का पावर और स्किल ऑब्जर्व किया था। उसे साफ दिखा कि सोहू उन सब में सबसे कमजोर है। अभी वो सिर्फ सी रैंक हंटर है, ग्रे डी रैंक पर है और एसिल भी सी रैंक की है। अगर सोहू और ग्रे दोनों मिलकर भी लड़ें तो मुश्किल से ही बी रैंक हंटर को पार कर पाएंगे। लेकिन लीमेन संग तो ए रैंक का है, यानी उनकी पहुंच से बहुत ऊपर। बेरू ये भी समझाता है कि एक डी रैंक को हराने के लिए 10 सी रैंक हंटर्स की जरूरत पड़ती है, तो फिर उनके लेवल और लीमेन संग के लेवल में कितना बड़ा गैप है ये साफ हो जाता है। बेरू के मुताबिक ग्रिम रीपर गिल्ड के लोग और खुद लीमेन संग को हराने के बारे में सोचना भी अभी नामुमकिन है। इसी बीच काफी देर तक गॉब्लिन से लड़ाई करने के बाद सोहू को एक रैंडम बॉक्स रिवॉर्ड मिलता है। सोहू को रैंडम बॉक्स से एक स्ट्रिंग मिलता है जो उसका सेंस +5 बढ़ा देता है। लेकिन ये मिलने के बाद भी वो मन ही मन ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसके सामने जो दुश्मन है वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। गॉब्लिन्स को मारने से भी उसे बहुत कम फायदा हो रहा है, पावर में मामूली बढ़ोतरी। यहाँ तक कि डेमंस को हराने के बाद भी उसके पास जो कॉन्टलेट है उसका पावर बस 3% ही बढ़ता है, जो बेहद कम है। सोहू के दिमाग में टाइम की टेंशन है।
बहुत कम समय में उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। वो सोचता है कि उसे लेवल अप करना होगा, डंजन में जाना होगा, लड़ाइयाँ लड़नी होंगी, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी उसे हायर नहीं कर रहा। सबके लिए वो अब भी एक ई रैंक हंटर है और ई रैंक हंटर को कोई खास काम पर नहीं लेता। इससे वो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि अगर डंजन में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो रैंक कैसे बढ़ेगा। यहीं पर बेरू एक आइडिया देता है, क्यों ना हंटर एसोसिएशन में जाकर उसका रैंक रीचेक कराया जाए। अब तो उसका लेवल सी रैंक तक पहुंच चुका है, पहले ई रैंक था, तो री इवैल्यूएशन से फायदा होगा। लेकिन सोहुद तुरंत मना कर देता है। उसका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके दुश्मन, खासकर इथन का अपोस्टल, उसके बारे में जान जाएंगे और उसे टारगेट बना लेंगे। और अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसके पिता के खिलाफ उसे एक कमजोरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सोहू परेशान है, समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। लिमिन संग को हराना तो बहुत दूर की बात है, इथन के अपोस्टल को कैसे रोकेगा। ये देखकर बेरू कहता है कि इथन के अपोस्टल के बारे में इतना चिंता मत करो। सोहू थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इथरियम का अपोस्टल बेरू से भी पहले एक अलग डायमेंशन से इस दुनिया में आया था। और डायमेंशन बदलना यानी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना बेहद मुश्किल काम है। इस प्रोसेस में उनकी ताकत काफी हद तक घट जाती है। जैसे अभी बेरू अपने सबसे कमजोर रूप में है। सोहू कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन असलियत ये थी कि बेरू से भी पहले इथरिम का अपोस्टल इस दुनिया में आ चुका था। इसका मतलब था कि डायमेंशनल ट्रांसफर के असर की वजह से वो बहुत कमजोर है, अभी उतना ताकतवर नहीं है जितना वो असल में हो सकता है। यह सुनकर सोहू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डायमेंशनल ट्रांसफर ये आखिर है क्या? वीडियो आगे समझाता है कि आउटर यूनिवर्स के जो भी प्राणी इस दुनिया में आते हैं उन्हें डायमेंशनल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके लिए उन्हें डायमेंशनल क्रैक के रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये रास्ता बेहद संकरा होता है, और अगर कोई अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आने की कोशिश करे तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यही बेरू के साथ हुआ। इस प्रोसेस में उसकी ताकत घटकर बहुत कम हो गई, लेकिन इथरिम के अपोस्टल ने तो इससे भी ज़्यादा एनर्जी खर्च कर दी, जिसकी वजह से उसके पास बहुत कम माना बचा है और वो भी बेहद कमज़ोर हालत में है। यही कारण है कि फिलहाल सोहू थोड़ी राहत की सांस ले सकता है। बेरू उसे बताता है कि यही वजह है कि इथरिम की बड़ी आर्मी जो आउटर यूनिवर्स में शैडो मोनार्क से लड़ रही है, इतनी आसानी से इस दुनिया में नहीं आ सकती, यहाँ तक कि खुद शैडो मोनार्क जिन्वो भी। सोहू सोचना लगता है, ओके, यही वजह है कि अब तक इथन के अपोस्टल ने खुद इस दुनिया में कदम नहीं रखा। इतने समय तक वो लोग ब्रॉकी और हाइना गिल्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, डीमंस बना रहे थे, लेकिन खुद शामिल नहीं हुए क्योंकि वो कमज़ोर हैं। और फिर उसके दिमाग में आता है कि यही तो सबसे सही समय है अभी स्ट्रांग बनने का, ताकत बढ़ाने का, ताकि उन्हें हरा सके। लेकिन सवाल यह है कि कैसे। इसी बीच बेरू मन ही मन सोचता है, क्या ये सही समय है? और तभी एक फ्लैशबैक आता है। उसमें हम देखते हैं कि संगजिन वू ने बेरू को आदेश दिया था कि वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, और उससे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। साथ ही जिनवू ने बेरू को एक चाबी दी थी और कहा था कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और तुम्हें इसके साथ किसी के पास जाना होगा। उस किसी का नाम अभी हमें पता नहीं है। फ्लैशबैक में जिनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो व्यक्ति सोहू की कई तरीकों से मदद कर सकता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और बेरू मन ही मन सोचता है। बेरू के मन में साफ था कि मेरे लॉर्ड ने ये चाबी यंग मोनार्क की मदद के लिए दी है, तो अब मैं मदद करूंगा। लेकिन उससे पहले ही सोहू अचानक जोश में चिल्लाता है, आइडिया! और अपना फोन निकाल लेता है। वो कहता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो बिना किसी की परमिशन और बिना ध्यान खींचे एक गेट में जा सकता है। ना तो कोई रूल टूटेगा और न ही कोई दिक्कत होगी। ये तरीका क्या है, इसका खुलासा आगे होता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सोहू जिससे मिलने आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि जिन्हो हैं। हाँ, वही जिन्हो जो पहले संगजिन वू के साथ रहता था। याद है, सोलो लेवलिंग रेग्नार मैनवा में पहली बार उसे इतने लंबे वक्त बाद दिखाया गया है। अब उसकी उम्र भी काफी बढ़ चुकी है। वो जिनोसू का अंकल है और इतने समय बाद मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। जिन्हो तो उसकी बहुत फिक्र कर रहा था। दोनों बैठकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। हमें पता चलता है कि जिन्होंने संगजिन वू की छोटी बहन से शादी की थी और एक छोटी सी तस्वीर में उनकी बेटी की झलक भी दिखाई जाती है। हल्की फुल्की बातचीत के बाद सोहू सीधे मुद्दे पर आता है और जिन्हों को कुछ दिखाते हुए कहता है, अंकल, आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जिन्हों कागज देखता है और कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डंजन में जाने में मदद करूं, सही? सोहू समझाता है कि बदले में वहां से मिलने वाले सारे एसेंस स्टोन्स और बाकी लूट उन्हीं को मिल जाएगी, पूरा फायदा उन्हीं का होगा, बस बदले में उसे गेट में एंट्री की परमिशन चाहिए। सोहू ये जी बताता है कि वो डी रैंक और यहां तक कि सी रैंक डंजन भी आराम से क्लियर कर सकता है। लेकिन जिन्हों चौंक जाता है, सच में? लेकिन तुम तो एक ई रैंक हंटर हो, ये कैसे करोगे? सोहू कहता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो अकेले डंजन क्लियर कर सकता है।
जिन्हों गंभीर हो जाता है और कहता है, देखो मैं भी अवेकंड हूं, मेरा रैंक डी है और मैं जानता हूं जो तुम कह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। फिर वो और सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम डंजन में अपने मॉम और डैड के लिए जा रहे हो? कैटाक्लिज्म के बाद उनके साथ जो हुआ क्या उसी वजह से? और फिर खुद ही जवाब देता है, अगर हाँ तो मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। सोहू के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने सीधे जिन्हों को बता दिया, मैं एक अवेकंड हूं और मैं लेवल अप कर सकता हूं। ये सुनकर जिन्हों एकदम हैरान रह गया। सोहू आगे समझाने लगा, इथन का अपोस्टल जो बाहरी दुनिया के दुश्मनों में से है, वो और इथरिम जैसे गॉड्स इस दुनिया पर आक्रमण करने आ रहे हैं। उनके अपोस्टल पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारी दुनिया खतरे में है और उन्हें रोकने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है। उन्हें हराने के लिए मुझे लेवल अप करना पड़ेगा, मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ेगा और इसके लिए डंजन में जाना जरूरी है। लेकिन जिन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तब सूहू ने पूछा, क्या आपने सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? जिन्होंने जवाब दिया, सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट, ये क्या है? फिर सूहू मुस्कुराते हुए समझाया, ये हमारा टॉप सीक्रेट नया गेम है जिसे हम जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। इसमें एक हीरो होगा जो ई रैंक हंटर से एस रैंक तक पहुंचेगा, सबको पीछे छोड़ देगा। और तुम जो कह रहे हो कि तुम लेवल अप कर सकते हो, ये सब तो बस एक प्रैंक है। तुम बस ये देखना चाहते हो कि मैं रिएक्ट कैसे करता हूं, है ना? ये सुनकर सूहू अंदर ही अंदर हिल गया, क्योंकि ये गेम तो उसके अपने पिता पर आधारित था। पूरा सीन देखकर बेरू और इंतजार नहीं कर सका। वो सीधे आगे बढ़ा और जिन्हों से बोला, तुम हमारे लॉर्ड के साथ थे। जिन लोगों पर हमारे लॉर्ड भरोसा करते थे उनमें से एक तुम थे। तुमने अपनी आंखों से उनकी अनगिनत लड़ाइयां देखी हैं, उनके साथ हर पल जिया है। तुम्हें वो सारी यादें फिर से याद दिलानी होंगी जो तुम भूल चुके हो। इतना कहकर बेरू ने वो चाबी बाहर निकाली जो उसे जिन्वू ने दी थी और उसे जिन्हों के भीतर इस्तेमाल कर दी। अगले ही पल जिन्हों ने कुछ अजीब महसूस किया और खुद को अपने पुराने स्वरूप के सामने पाया। वो स्वरूप जिसके पास पिछले संसार की सारी यादें थीं। धीरे धीरे उसे हर लड़ाई, हर जीत, गिल्ट के साथ बिताए पलों से लेके A to Z सारी बातें याद आने लगी। जब सारी यादें वापस आ गईं तो जिन्हों की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, इस दुनिया में मैं अब तक संग जिन्वू से मिला नहीं हूं। मुझे उनसे मिलना ही होगा। मुझे उससे फिर मिलना ही होगा। जिन्हों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सोहू थोड़ा चौंक गया और बोला, ये क्यों रो रहे हैं? तभी बेरू ने धीरे से समझाया कि इन्हें अपने सारे पुराने मेमोरीज याद आ चुके हैं, वो वक्त जो उन्होंने हमारे लॉर्ड के साथ बिताया था। कुछ पल बाद जिन्होंने गहरी सांस ली और सोहू की तरफ देखते हुए कहा, संग जिन्हू के पास ऐसी ताकत थी जिसका कोई अंत नहीं था और तुम उसके बेटे हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। अब सोहू ने पूरा हाल विस्तार से बताया। एदरिम कौन है, अपोस्टल्स कौन हैं और कैसे उसके पिता एक अलग डायमेंशन में लड़ाई लड़े जा रहे हैं, दुश्मनों को रोक कर रखे हुए हैं। लेकिन अपोस्टल्स पहले ही इस दुनिया में आ चुके हैं। किसी भी समय आक्रमण हो सकता है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके और ताकतवर बनना होगा पूरी दुनिया को बचाने के लिए। कुछ देर चुप रहने के बाद जिन्होंने गंभीरता से सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें डंजन में जाने की परमिशन मिलेगी। ये सुनकर सोहू के चेहरे पर सच्ची खुशी आ गई। वो धन्यवाद कहकर वहां से निकल पड़ा। लेकिन जिन्हों मन ही मन सोच रहा था, संग जिन्वू जो इतने समय से अकेले लड़ रहा है। इस पल पर आकर उसने चाहा कि मैं अपनी यादें वापस पालूं, क्योंकि उसे पता था कि मैं यहां उसकी मदद कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा सोहू की मदद करने में। कुछ देर बाद सोहू ने मास्क पहनकर अपना चेहरा और पहचान छिपा ली। वो रेड के लिए तैयार था। उसके साथ स्ट्राइक मेंबर्स भी मौजूद थे, लेकिन ये आम स्ट्राइक टीम नहीं थी। ज्यादातर सदस्य घायल थे, कुछ तो अंदर जाने लायक हालत में भी नहीं। असल में सोहू ने इन्हें जानबूझकर चुना था ताकि ये डंजन के अंदर ना जाएं। योजना साफ थी, वो अकेला जाएगा, इन सबको बाहर रोक कर रखेगा और इसके बदले उन्हें मोटा पेमेंट देगा। सामने गेट था। सोहू ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखते हुए खुद से कहा, मेरे पिता ने अकेले बहुत कुछ किया है और आज भी वो उसी तरह जी रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा अकेले ही सब कुछ करते रहें। बेरू उसके साथ था और उनका मिशन अब शुरू हो चुका था। इसके तुरंत बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं लिमिन सॉन्ग को। लिमिन सॉन्ग पहले एक अवेकंड हंटर था और ए रैंक तक पहुंच चुका था। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन उसका अपना ड्राइवर आकर बोला, मैं भी अवेकंड हो गया हूं और मेरा रैंक है एस रैंक। ये सुनते ही लिमिन सॉन्ग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। ड्राइवर ने आगे कहा कि अब उसकी उम्र हो चली है, इसलिए वो ड्राइवर की नौकरी छोड़ना चाहता है और हंटर जी ने उसे सलाह दी है कि वो अपना खुद का गिल्ड बनाए। इतना ही नहीं, उसने लिमिन सॉन्ग को भी ऑफर दिया कि वो उसके गिल्ड में शामिल हो जाए। ये सब सुनकर लिमिन सॉन्ग का गुस्सा और बढ़ गया। सोचो, जो आदमी उसका ड्राइवर था अब एस रैंक बनकर उसे बराबरी का ऑफर दे रहा है। नतीजा ये हुआ कि लिमिन सॉन्ग की पॉपुलैरिटी गिरने लगी, जैसा पहले भी इशारा किया गया था।
इसके बाद सीन बदलता है और लिमिन सॉन्ग एक फ्लैट में पहुंचता है जहां बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन सबके सर पर एक अजीब सा मार्क था, ठीक वही जैसा ब्रॉकी के केस में देखा गया था, यानी वो सब पजेस्ड थे। यहीं पर उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है। लिमिन सॉन्ग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तू ही आउटर बीइंग है जो बाहर की दुनिया से आया है ना? लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ गोजो सतोरु जैसी वाइब। लिमिन सॉन्ग आगे कहता है, पिछली बार जब मैंने तुझे देखा था तू बस एक बच्चा था, जैसे कोई बेबी, लेकिन अब इतनी जल्दी तू बड़ा हो गया और ऊपर से तेरा माना भी बढ़ गया। लगता है तू अपने प्लान के हिसाब से बढ़ रहा है। इसके बाद हमें ब्रॉकी का फ्लैशबैक याद आता है, जब उसे एक अपोस्टल ने पजेस किया था और वो अपोस्टल भी एक बच्चा था। वही बच्चा अब सामने था, बस इस बार बड़ा हो चुका था। फिर वो अपोस्टल बोलता है, मैंने तुझे पहले भी बताया था, ये मेरी ग्रोथ नहीं है बल्कि मेरा स्ट्रेंथ है जो मैं रिकवर कर रहा हूं। उसने समझाया कि डायमेंशनल ट्रांसफर के समय इस प्रोसेस को सहने के लिए उसने अपनी असली बॉडी को स्प्लिट कर दिया था, अपनी ताकत और पर्सनैलिटी को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बांटकर इस दुनिया में भेजा था। इनमें से जो पहला फ्रेगमेंट आया वही बेबी फॉर्म था और वो उसके सभी फ्रेगमेंट्स में सबसे कमजोर वर्जन था। उस अपोस्टल का जो वर्जन हम इस वक्त देख रहे हैं वो सेकंड फ्रेगमेंट मिलने के बाद का है। इसी वजह से उसकी ग्रोथ इतनी तेज हुई, क्योंकि सेकंड फ्रेगमेंट के जुड़ने से उसकी ताकत और पर्सनैलिटी दोनों में बड़ा बदलाव आ गया था। मेमोरीज तो पहले जैसी बनी हुई हैं, लेकिन पर्सनैलिटी अब पहले से कहीं ज्यादा डेवलप हो चुकी है। अपोस्टल लिमिन सॉन्ग को सीधा कह देता है, मेरे साथ ज्यादा फ्रेंडली मत होना, मेरी पर्सनैलिटी पहले जैसी नहीं रही, मेरी मेमोरीज लौट रही हैं और मैं एक अपोस्टल हूं, तो मेरी पर्सनैलिटी भी उसी हिसाब से आ रही है। लिमिन सॉन्ग बेपरवाह लहजे में जवाब देता है, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं, बस अपना प्रॉमिस याद रखना। अपोस्टल कहता है, हाँ याद है, वेल्थ, फेम और वो ड्राइवर जिसे तुम मारना चाहते हो। लिमिन सॉन्ग मुस्कुराकर कहता है, गुड, जब तक तुम्हें सब याद है। इसके बाद अपोस्टल पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? लिमिन सॉन्ग जवाब देता है, मैं अपने फ्लोर से खुद बाहर नहीं आ सकता। अपोस्टल चेतावनी देता है, उम्मीद है तुम्हें याद है कि मैंने कहा था बिना किसी स्पेशल वजह के यहाँ मत आना। लिमिन सॉन्ग तब असली वजह बताता है, उनके स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हो गई है। हाना गिल पर किसी ने हमला कर दिया, एक फैक्ट्री तबाह कर दी। वो यहाँ इसी पर बात करने आया है क्योंकि उसे री-इन्फोर्समेंट की जरूरत है और ये भी पता लगाना है कि हमलावर कौन है। वो अपोस्टल को हिंट देता है कि हमलावर मास्क पहनता है और उसके पास एक तलवार है। अपोस्टल ठंडे स्वर में कहता है, लिमिन सॉन्ग, ये सब तुमने ही बनाया था ना, स्टेटस मैन्युफैक्चरिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और तुमने ही कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर लिमिन सॉन्ग तिलमिला जाता है। अपोस्टल आगे चुपते हुए लहजे में कहता है, सिचुएशन देखकर लगता है तुम्हें अपने पिछले पर्सनालिटी को एक पॉन की तरह चुनना शायद गलत फैसला था। ये सीधी बेइज्जती थी। फेस टू फेस कह दिया कि वो उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लिमिन सॉन्ग गुस्से में तलवार खींच लेता है और उसके गले तक ले जाकर वार करने की तैयारी करता है, लेकिन अपोस्टल हिलता तक नहीं। लिमिन सॉन्ग अब और भड़क जाता और गरज कर कहता है, मैं तुम्हारी तरह ब्रेन वॉश खाली खोल नहीं हूं, मैं एक ए रैंक हंटर हूं और तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे मार सको। तो लिमिन सॉन्ग उस अपोस्टल को घूरते हुए बोल देता है, तेरे पास ताकत वापस आए उससे पहले मैं तुझे खत्म कर सकता हूं। यहाँ कोई पॉन तू नहीं, मैं हूं, असल में पॉन तो तू है। अपोस्टल बस ठंडे अंदाज में कह देता है, हाउ अनसिविलाइज्ड। और जैसे ही वो ये बोलता है, अचानक वहां एक औरत नजर आती है और पूरी बिल्डिंग के लोग अजीब तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। लिमिन सॉन्ग चौंक जाता है क्योंकि उसे साफ दिखता है कि मानो अलग अलग दिशाओं में एक अजीब सी एनर्जी फैल रही है और बिल्डिंग के हर इंसान के सिर पर वही मार्क उभर आता है जो ब्रेन वॉश होने के बाद दिखता है। ये देखकर लिमिन सॉन्ग समझ जाता है कि इस बच्चे ने पहले ही पूरी बिल्डिंग के लोगों को ब्रेन वॉश कर लिया है। अपोस्टल फिर बताता है कि उसकी पिछली पर्सनैलिटी ने लिमिन सॉन्ग को यहाँ सिर्फ इसलिए चुना था ताकि वो खुद सर्वाइव कर सके, लेकिन अब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि वो अकेला भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब उनका रिश्ता कभी भी टूट सकता है। इतना कहते ही आसपास के सारे लोग मूव करने लगते हैं। सारे के सारे पजेस्ड लोग लिमिन सॉन्ग पर अटैक करने के लिए तैयार हैं। हालात बिगड़ते देख लिमिन सॉन्ग तुरंत बोल देता है, ओके ओके, आई सरेंडर, मजाक कर रहा था, बस टेस्ट कर रहा था कि तू कितना पावरफुल है। अपोस्टल ठंडी सांस लेकर कहता है कि फिलहाल वो उसे छोड़ रहा है क्योंकि अभी भी कुछ काम है जो उससे करवाने हैं। फिर वो लिमिन सॉन्ग को कुछ स्पेशल सिमुलेंट्स देता है जो स्टार्टर को 100 गुना ज्यादा कंडेंस कर सकते हैं। मतलब इनको डाइल्यूट करके लिमिन सॉन्ग एक बड़ा अमाउंट प्रोड्यूस कर सकता है और अगर कोई ए रैंक हंटर भी इसे यूज करे तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन लिमिन सॉन्ग साफ मना कर देता है, उसे डर है कि अगर उसने ये यूज किया तो कहीं वो खुद मॉन्स्टर में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपोस्टल के अंदर अचानक कुछ हलचल होती है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरा एक और फ्रैगमेंट बहुत जल्द यहाँ आने वाला है। इसका मतलब उसका एक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन आने वाला है। वो कहता है कि अगर वो अपने स्ट्रेंथ वाले फ्रैगमेंट के साथ फ्यूज़ हो गया तो उससे यहाँ छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लास्ट में अपोस्टल एक डरावनी लाइन छोड़ देता है, जब वो टाइम आएगा असली इन्वेजन शुरू होगी और मैं सीधे पूरी दुनिया पर हमला कर दूंगा। अब आगे की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस एपिसोड की शुरुआत होती है शो की टीम के रेड मेंबर्स से, जो बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें यहाँ कुछ करना नहीं होता, बस वेट करते हैं और इसके बदले में उन्हें 5 मिलियन येन मिल जाते हैं। लेकिन अब उन्हें थोड़ी शंका होने लगी है कि ये अकेला अंदर जाकर सब कुछ क्यों कर रहा है और हमें कुछ नहीं करने दे रहा। उसने ये की शर्त रखी है कि हम अंदर जो कुछ भी देखेंगे उसे बाहर नहीं बता सकते। इतना आसान भी नहीं है कि कोई इतनी बड़ी रकम बिना वजह दे दे। और ये चौथी बार है जब सू उन्हें बिना गलती के पैसे दे रहा है। आमतौर पर एक हंटर के लिए गेट को क्लीन करना पब्लिक सर्विस होती है, लेकिन यहाँ सू अपना काम छुपाकर क्यों कर रहा है, ये बात सबको अजीब लग रही है। उन्हें भले ही आसान पैसे मिल रहे हों, लेकिन फिर भी उनके मन में ये एहसास है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच हमें पता चलता है कि सू इतने दिनों से डी रैंक गेट के अंदर जाकर लगातार लड़ रहा था। कुछ समय से सू अकेले ही सी रैंक गेट को संभाल रहा था, जिससे बाकी लोग सोचने लगे कि ये बंदा अकेले अंदर जाकर कर क्या रहा है। फिर सीन कट होता है और हम डंजन के अंदर पहुंचते हैं। एसिल और ग्रे वहां ढेर सारे क्रिस्टल इकट्ठा कर रहे होते हैं, जिसमें काफी वक्त लग रहा है। दूसरी तरफ सू सी रैंक डंजन के बॉस से भिड़ा हुआ है। वो अपने स्टम स्लैशेस से उस बड़े कीट जैसे मॉन्स्टर पर वार करता है। मॉन्स्टर को थोड़ा नुकसान तो होता है, लेकिन उतना नहीं जितना बाकी दुश्मनों को हुआ करता था। फिर बॉस उस पर पैरालिसिस इफेक्ट डालने की कोशिश करता है, लेकिन सू पर उसका असर नहीं होता, क्योंकि उस टारगेट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सू मुस्कुराते हुए सोचता है, अच्छा तो ये ट्रिक तेरे पर नहीं चलती। मैं तो बस टेस्ट करना चाहता था कि ये कैसा काम करता है, अब तो सीधा खत्म करना पड़ेगा। वो अपना डैगर उठाकर जोर से फेंकता है, लेकिन वार के बाद भी मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं पड़ता। सू शांत आवाज में कहता है, जैसा मैंने सोचा था, और फिर हथियार छोड़कर सीधे नंगे हाथों से हमला शुरू करता है। ना कोई गॉन्टलेट, ना कोई आर्मर, सिर्फ उसके मुक्के। ये वार आखिरकार असर दिखाने लगते हैं और सू के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ जाती है। वो खुद से बुदबुदाता है, खाली हाथों से हमला करना ही तेरे लिए सबसे सही तरीका है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सू मन ही मन सोचता है कि अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि अकेले एक सी रैंक बॉस को हरा सकता है। शायद अगला टारगेट बी रैंक बॉस होना चाहिए। उसे एहसास होता है कि अब वो फाइट के बीच में भी रूलर की अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है। सू कहता है, इन सारे डंजन्स में जाने से सिर्फ मेरी ताकत और लेवल नहीं बढ़ा, मैंने लड़ने के नए नए तरीके भी सीख लिए। अचानक वो रुक जाता है और सोचने लगता है, मैं इतने दिनों से रूलर की अथॉरिटी का इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों को मूव कराने में कर रहा था, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसे अपने इनविजिबल हैंड के साथ एक साथ इस्तेमाल करूं? वो इस नए कॉम्बिनेशन अटैक को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है और सीन यहीं पर टेंशन के साथ कट हो जाता है। सू अपने रूलर की अथॉरिटी और इनविजिबल हैंड दोनों को एक साथ मिलाकर डंजन बॉस पर एक जबरदस्त हेवी ब्लो मारता है। वार इतना जबरदस्त होता है कि सिर्फ एक ही शॉट में सी रैंक बॉस जमीन पर ढेर हो जाता है। बॉस के गिरते ही स्क्रीन पर उसका नाम उभरता है, ज़ाइन एरेक। जैसे ही वो ढेर होता है, सू का लेवल अप हो जाता है और उसकी रूलर की अथॉरिटी भी अपग्रेड हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद सू गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि इस अटैक को और कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इसे यूज करते वक्त उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। उसे एहसास होता है कि रूलर की अथॉरिटी से लड़ने के अनगिनत तरीके हैं, बस उसे सीखना होगा कि वो इसे किस तरह सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। बॉस को हराने के बाद सू एसिल और ग्रे के पास लौट आता है। वो एक्साइटेड होकर पूछते हैं, तुमने हरा दिया? सू मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, खत्म हो गया। एसिल कह उठती है, अब तो तुम सच में बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, सिंगल हैंडेडली बिना किसी मदद के सी रैंक डंजन बॉस को हरा रहे हो। इसके बाद सू बैरो से कहता है कि अगर वो चाहे तो जाकर मैजिक आइटम्स खा सकता है, क्योंकि बैरो को अपने असली रूप में लौटने के लिए काफी मात्रा में मैजिक एसेंस चाहिए। अभी वो छोटा और कमजोर है, लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है उसकी नज़र उसी पर है। बैरो तुरंत मैजिक एसेंस खाने निकल जाता है। इस बीच सू हमें बताता है कि वो यहाँ से जितने भी मैजिक आइटम्स और रिसोर्सेस इकट्ठा कर रहा है उन्हें बाद में बेच सकता है। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद बैरो सू को बताता है कि अब वो इंसानी हंटर की तुलना में बी रैंक हंटर के स्तर पर पहुंच गया है। सू को इस कर कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो लंबे समय से लगातार रेड्स में भाग ले रहा है और डंजन क्लियर कर रहा है। बैरो ये भी बताता है कि जैसे जैसे सू लेवल अप कर रहा है और ताकतवर बन रहा है, वैसे वैसे उसके बॉन्ड्स भी अपग्रेड होते जा रहे हैं। ये सुनकर एसिल हैरान रह जाती है, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो तभी पावरफुल बनती हूं जब मैं ब्लड कंज्यूम करती हूं। एसिल ने उलझन में पूछा, तो बिना ब्लड के मैं पावरफुल कैसे बनूंगी? सू उसके सवाल पर सचमुच चौंक गया।
तभी उसकी नज़र पड़ी कि एसिल और ग्रे के पास अपने अपने लेवल हैं, जैसे कि वो किसी गेम के कैरेक्टर्स हों। लेकिन ये अजीब था क्योंकि वो शैडो सोल्जर्स नहीं थे बल्कि उसके असली साथी थे। फिर भी सिस्टम ने उन्हें अलग लेवल दे दिए थे। एसिल लेवल 19 पर थी और ग्रे लेवल 17 पर। ये लेवल केवल सू ही देख सकता था, कोई और नहीं। एसिल हैरानी से पूछ बैठी, हमारे पास लेवल? लेकिन हम तो तुम्हारे और संगजिनों की तरह कोई प्लेयर नहीं है। सू मन ही मन सोचने लगा, अगर एसिल और ग्रे अपने स्टेट पॉइंट्स को इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं? यह सिस्टम काफी दिलचस्प था। लड़ाई करते करते हुए अपने आप ताकतवर होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी यह उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई थी। तय किया गया कि इसकी पुष्टि करनी होगी। सू ने कहा, चलो टेस्ट करते हैं कि तुम सच में लेवल अप कर सकते हो या नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका है लड़ाई। हम शैडो डंजन जाएंगे, वहां गॉब्लिन्स से भिड़ कर देखेंगे। लेकिन लगातार 2 रेड्स करने के बाद सभी थके हुए थे, इसलिए उन्होंने पहले थोड़ी देर आराम किया और फिर शैडो डंजन में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, सबकी नजरें थम गईं। वहां डंजन के भीतर एक और गेट खुल चुका था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस गेट से भारी गर्मी की लहरें निकल रही थीं और हवा में दबाव महसूस हो रहा था। सू ने तुरंत बैरो से पूछा, क्या पहले कभी शैडो डंजन के अंदर ऐसा हुआ है? बैरो ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, आज तक कभी नहीं। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी अचानक सू के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट का नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। क्वेस्ट का नाम था डायमेंशनल क्रैक। उसे उस गेट के अंदर जाना था, पता लगाना था कि यह क्रैक क्यों आया है और उसे खत्म करना था। सू ने एक पल के लिए क्वेस्ट को पढ़ा, फिर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे किसी नए चैलेंज का इंतजार हो। बिना समय गवाए उसने अपने स्टोर से एसिल और ग्रे को रेजिस्टेंस रोप थमा दिए ताकि वे गेट से निकलने वाली गर्मी को झेल सकें। सू गेट के सामने खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। परफेक्ट, उसने मन ही मन कहा। मैं वैसे भी एक और रेड के बारे में सोच रहा था और ये रेड तो खुद मेरे सामने आ गया है। अब यहां जाकर मजा लेना तो बनता है। गेट से निकलने वाली गर्मी की लहरों के बीच सू, एसिल, ग्रे और बैरो तैयार खड़े थे। एक कदम आगे बढ़ते ही सीन अचानक बदल जाता है। हम इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। तपती धूप, सुनहरी रेत और एक विशाल फील्ड टाइप पिरामिड डंजन। वहीं पर एक हड़कंप मचा हुआ है। सामने खड़ा है ल्यू जिंग, बी रैंक हंटर जो असुरा गिल्ड का सदस्य है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है और वो तलवार निकालते हुए सामने वाले से कहता है, हम यहां पहले आए थे। तेरी इतनी हिम्मत कि असुरा गिल्ड के लोगों को यहां से जाने के लिए कह रहा है। सामने खड़ा शख्स शांत लेकिन ठंडी नजर से उसे देखता है और कहता है, किसको फर्क पड़ता है कि पहले कौन आया? ये मेरी आखिरी चेतावनी है। ये फील्ड टाइप डंजन अब हमारे गिल्ड की प्रॉपर्टी है। अगर तुम असुरा गिल्ड वाले यहां रोते झगड़ते रहे तो मैं इसे हमारे खिलाफ जंग मानूंगा। ल्यूजिंग के माथे पर पसीना आ जाता है। वो बुदबुदाता है, नहीं यार, ये तो स्कैवेंजर गिल्ड के लोग हैं। स्कैवेंजर गिल्ड, जिसका मालिक है थॉमस आंद्रे, अमेरिका के सबसे ताकतवर हंटर्स में से एक। और सामने खड़ा ये आदमी है रैंडोल्फ, ए रैंक हंटर। रैंडोल्फ हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हमारी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के सामने तुम लोग कुछ नहीं। अब माहौल पूरी तरह तनाव में है। एक तरफ स्कैवेंजर गिल्ड के लोग, दूसरी तरफ असुरा गिल्ड। स्कैवेंजर के हंटर्स डंजन पर दावा कर रहे हैं, जबकि असुरा गिल्ड पीछे हटने को तैयार नहीं है। ल्यूजिंग दांत पीसते हुए चिल्लाता है, सब लोग तैयार हो जाओ, अटैक करो। हवा में तलवारें उठती हैं, जादू की चमक उभरने लगती है। लेकिन तभी, एक्सक्यूज मी, मैं कहां आ गया? सबका ध्यान अचानक एक ओर जाता है। वहां रेत के बीच खड़ा है सू, शांत, आत्मविश्वासी, जैसे ये सारा हंगामा बस एक मामूली रुकावट हो। और वो अकेला नहीं आया है, उसके साथ हैं एसिल, ग्रे और बैरो। अब तुम्हारे दिमाग में यही सवाल घूम रहा होगा, ये चारों यहां कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होने वाला है? लोग सोच रहे थे।
सू तो डायमेंशनल क्रैक वाले गेट में गया था, फिर ये यहाँ पिरामिड के सामने कैसे खड़ा है? इसका जवाब हमें एक छोटे से फ्लैशबैक में मिलता है। गेट के अंदर कदम रखते ही सू खुद को एक विशाल रेगिस्तान के बीच खड़ा पाता है। चारों तरफ अनंत रेत, तेज धूप और दूर क्षितिज पर एक पिरामिड की परछाई। वो हैरान रह जाता है। यहां डंजन होगा, कुछ अजीब सा लग रहा है। बैरो ध्यान से देखता है और कहता है, इस पिरामिड से मैजिकल पावर आ रही है। लेकिन सू की नजर कुछ और पर अटक जाती है। पिरामिड के बाहर खड़ी गाड़ियां, लोहे की बाड़ें और इंसानों द्वारा बनाई गई संरचनाएं। सू के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। मैंने तो सुना है कि डंजन के अंदर मशीनें और गाड़ियां काम नहीं करती, फिर ये सब यहां क्या कर रहा है? कहीं ये डंजन नहीं बल्कि कोई ऐसा गेट तो नहीं जो हमें किसी दूसरी दुनिया में ले आया हो? बैरो तुरंत इनकार करता है, ये मुमकिन नहीं। सू कहता है, चलो पता कर लेते हैं। वैसे भी हमारा पिछला गेट शैडो डंजन में है। अगर यहां से मॉन्स्टर्स बाहर निकले भी तो वे शैडो डंजन में ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, गेट गायब हो चुका है। सू की आंखें फैल जाती हैं। ये कब? उधर बाहर जो लोग सू का इंतजार कर रहे थे वे भी हैरान थे। गेट अचानक बंद हो गया था और सू बाहर नहीं आया। उनमें से एक घबरा कर कहता है, अब क्या करें? हंटर एसोसिएशन को कॉल करें? फ्लैशबैक खत्म होता है और हम फिर से वर्तमान में लौट आते हैं। असुरा गिल्ड, स्कैवेंजर गिल्ड और सू एक ही जगह मौजूद हैं। सू चारों ओर नजर दौड़ाता है। पिरामिड और भीड़ को देखकर मन ही मन सोचता है, कमाल है, यहाँ इतने सारे लोग हैं और ज्यादातर तो विदेशी लग रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीखी थी, अब इनसे बात करना आसान होगा। वो सीधा सवाल करता है, मैं कहाँ हूं? असुरा गिल्ड का ल्यूजिंग उसे देखते हुए बुदबुदाता है। एक स्कैवेंजर गिल्ड का हंटर कम था जो ये भी आ गया। ल्यूजिंग की आंखों में खींच थी। यहां एक और हंटर आ गया और ऊपर से ये एशियन भी है। लगता है ये भी इस फील्ड टाइप डंजन के राइट्स लेने आया है। सब यहीं क्यों चले आ रहे हैं? स्कैवेंजर गिल्ड का रैंडोल्फ ताना मारते हुए बड़बड़ाता है, दिस इज सच अ पेन इन द एस। सारे कीड़े एक ही जगह क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? यहीं से कहानी अचानक रैंडोल्फ के नजरिए से फ्लैशबैक में जाती है। वो याद करता है थॉमस एंड्रे स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर अपने ऑफिस में गंभीर चेहरा लिए बैठा था। उसके सामने बैठी एक बूढ़ी महिला सिल्ना, वही भविष्यवक्ता जिसे कुछ लोग ओल्ड विच कहते हैं। उम्र अब उस पर हावी हो चुकी थी, लेकिन उसकी भविष्यवाणियां आज भी पत्थर की लकीर मानी जाती थीं। थॉमस के शब्द आज भी गूंजते हैं। उसने एक भविष्यवाणी की है और वो सच होने वाली है। मृत्यु से जन्मा जिसने अपनी मुहर तोड़ी, वो प्राणी जिसके पास मृतकों को फिर से खड़ा करने की शक्ति है, वो एक ग्रेव में प्रकट होगा। जैसे ही ये भविष्यवाणी हुई, मिस्र में अचानक एक फील्ड टाइप डंजन खुल गया। एक ऐसा डंजन जिसमें ग्रेट पिरामिड खड़ा था। सबने मान लिया कि ये वही ग्रेव है जिसके बारे में सिल्ना ने कहा था। थॉमस ने आदेश दिया, उस डंजन के राइट्स मेरे लिए हासिल करो। मीटिंग खत्म होते ही मैं खुद वहां जाऊंगा। अगर कोई और गिल्ड बीच में टपकी तो? रैंडोल्फ ने सवाल किया। अगर वहां दूसरी गिल्ड के लोग आ गए तो? थॉमस की आंखों में ठंडी चमक थी। उनसे डील क्यों करनी? स्कैवेंजर गिल्ड जैसे डील करता है वैसे ही करो, मतलब मार दो। फ्लैशबैक खत्म होता है। वर्तमान में रैंडोल्फ सू की तरफ घूरते हुए आखिरी वार्निंग देता है, तू जो वहां खड़ा है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। इस डंजन को भूल जा और यहां से दफा हो जा। सू हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता है, तो ये जगह सच में डंजन है और इसके शब्द काफी आक्रामक हैं। अगर ये सच में डंजन है तो मुझे इसे क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ने मुझे अर्जेंट क्वेस्ट दी है। वो बिना हिचके रैंडोल्फ की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या होगा अगर मैं तुझे रिफ्यूज कर दूं तो? रैंडोल्फ की आंखों में ठंडा घातक भाव उतर आता है। सिंपल, फिर तुझे मारना पड़ेगा। उसके शब्द खत्म होते ही वो इंतजार नहीं करता, तुरंत आगे बढ़कर सू पर भारी भरकम ब्लो मारता है। सू किसी तरह साइड स्टेप लेकर हमले से बच जाता है और पलट कर कहता है, पहला अटैक तो तूने किया है। बोलते बोलते वो भी जवाबी वार करता है। वार करते समय उसके मन में चलता है, मुझे नहीं पता मैं कितनी ताकत यूज कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसके आर्मर को एक ही वार में चीर दिया। उम्मीद है ये बंदा मरेगा नहीं। लेकिन उसका वार खत्म होते ही रैंडोल्फ का चेहरा और लाल हो जाता है, गुस्से से भरा हुआ। एक झटके में वो सू को इतनी ताकत से मारता है कि सू दूर जा गिरता है।
आसपास खड़े सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। रैंडॉल्फ गुर्राता है। ब्रैट, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ऊपर आसानी से हाथ चला रहा है। उसे अब समझ आ चुका है कि सू ने जानबूझकर पूरा दम नहीं लगाया था, और यही बात उसके गुस्से को और भड़काती है। वो गरजते हुए अपने स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर्स को आदेश देता है, यहां जितने भी लोग हैं, असुरा गिल्ड के मेंबर और ये एशियन किड, सबको टुकड़े टुकड़े कर दो। भीड़ में तनाव की लहर दौड़ जाती है। एसएल क्रे गुस्से में थल्लाती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने यंग मोनार्क पे हाथ उठाया। दूसरी तरफ आसुरा गिल्ड के सदस्य भी हथियार संभाल लेते हैं। कोई कहता है, लगता है अब यहां एक और फाइट होने वाली है। पलक झपकते ही स्कैवेंजर गिल्ड और आसुरा गिल्ड की टकराहट शुरू हो जाती है। लड़ाई भड़क उठती है, चीखें और हथियारों की टकराहट गूंजने लगती है। सू, जो जमीन से उठ चुका है, अपने आप को झाड़ते हुए सुनता है, यंग मोनार्क, क्या आप ठीक है? वो सिर हिलाकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूं। फिर मन ही मन सू पूरी ताकत से वार कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा कंट्रोल था। स्कैवेंजर गिल्ड का एक मेंबर गुर्राते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू स्कैवेंजर गिल्ड से लड़ रहा है, मरना चाहता है क्या? पास ही खड़े ममीन ने सू को देखते हुए सोचा, मैंने तो इसे सिर्फ नॉकआउट करने के लिए मारा था, लेकिन इसने मेरा अटैक सह लिया। आखिर ये बंदा कितना स्ट्रांग है। फिर उसके दिमाग में आया, अगर मैं अपना नया कॉम्बो चला दूं रूलर्स अथॉरिटी के साथ इनविजिबल हैंड, दोनों को एक साथ, जैसे पिछली बार डंजन में किया था, तो शायद इसे गिरा सकता हूं। ममीन हमला करने की तैयारी में ही था कि ऊपर से आसुरा गिल्ड का लियूजिंग बिजली की तरह उतरा और एक ही स्लैश में स्कैवेंजर गिल्ड के उस आदमी का गला काट दिया। वो वहीं ढेर हो गया। सू ने राहत की सांस लेते हुए लियूजिंग से कहा, थैंक यू लियूजिंग। लियूजिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने तुम्हारा स्किल देखा जब तुमने उसका अटैक डॉज किया, लेकिन तुमने हमला करने से पहले हिचक दिखाई। क्या इसका मतलब है कि तुम लोगों को मारने से डरते हो? फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, यहां मॉन्स्टर ही हंटर्स के लिए खतरा नहीं है, हंटर्स भी हंटर्स के लिए खतरा है। यहां अनऑफिशियल हंटर्स भी हैं जो तुम्हें जान से मार सकते हैं। ऐसे में तुम्हें कभी हिचकना नहीं चाहिए। सू के मन में एक कसक सी हुई। उसने सोचा, मैं तो समझता था कि अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ना ही काफी है। क्या ये सच में काफी नहीं है? इतने समय में मुझे किसी इंसान को मारना नहीं पड़ा, मैं बस मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स से लड़ता रहा। लेकिन अब समझ आ रहा है कि हमेशा मैं डोमिनेंट पोजीशन में नहीं रहूंगा। आगे ऐसे भी हालात आएंगे जहां किसी को ना मारना मतलब खुद का मरना होगा, और अगर मैं ऐसे बुरे इंसान को नहीं रोक पाया तो इसका मतलब होगा उस इंसान को प्रोटेक्ट ना कर पाना जिसे बचाने का मैंने वादा किया था। सो ने महसूस किया कि वो भूल गया है, लड़ते समय भावनाओं को किनारे रखना जरूरी है, वरना लीमिंग को कभी नहीं हरा पाएगा। तभी ल्यूजिंग सामने आकर अपना परिचय देता है, मैं आसुरा गिल्ड से हूं, मेरा नाम ल्यूजिंग है। स्कैवेंजर गिल्ड की वजह से हमें थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन क्यों ना हम अलायंस बना लें। उसके ये कहते ही पीछे से स्कैवेंजर गिल्ड का सदस्य ल्यूजिंग पर जानलेवा हमला करने आ जाता है। सूप बिना सोचे समझे तुरंत अपना नया रूलर अथॉरिटी अटैक यूज करता है और एक ही बार में उस हमलावर को खत्म कर देता है। एक पल के लिए भी हिचकना नहीं है। वो कहता है, जिसे बचाना होगा बचाऊंगा, जिसे मारना होगा मारूंगा। इस नज़ारे को देखकर स्कैवेंजर गिल्ड का ए रैंक हंटर रैंडोल्फ मन ही मन सोचता है, इसने बी रैंक हंटर को एक ही बार में खत्म कर दिया, इंटरेस्टिंग। इसके बाद सू ल्यूजिंग के साथ अलायंस के लिए तैयार हो जाता है। इधर आसुरा गिल्ड और स्कैवेंजर गिल्ड के बीच घमासान लड़ाई जारी रहती है। स्कैवेंजर गिल्ड के लोग ताने कसते हैं, आसुरा गिल्ड वाले किसी और के साथ हाथ मिला रहे हैं, बग्स के साथ, लेकिन वो अपनी ताकत और संख्या पर भरोसा करके कहते हैं कि जीत हमारी होगी। सू बीच में बोल पड़ता है, रुको, अभी तक हमने अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं। वो अपनी की खोलता है, बोलता है अवेकन, और अपने शैडो सोल्जर जाइंट आर्कुन को बुला लेता है, वही जिसे उसने पहले सी रैंक डंगन में हराया था। लेकिन ये सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था। सो उन सभी बॉस क्रिएचर्स को भी बुला लेता है जिन्हें उसमें पहले हराया था, और वे मिलकर दुश्मनों को काटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ल्यूजिंग मनी मन सोचता है, ये लड़का वाकई खतरनाक है। लड़ाई अपने चरम पर होती है, और इस बीच रैंडोल्फ एक ही बार में एक विशाल क्रिएचर को खत्म कर देता है। इसे देखकर बेरस भी मान जाता है कि रैंडोल्फ बेहद ताकतवर है। सू समझाता है कि जब कोई भी क्रिएचर, चाहे मॉन्स्टर हो या बॉस, उसका शैडो सोल्जर बनता है तो उसकी ताकत सामान्य से थोड़ी कम हो जाती है। इसी बीच बेरू कहता है कि यहां मौजूद सभी लोगों में सबसे ताकतवर शख्स रैंडोल्फ है। इसके बाद सू ग्रे के साथ बॉन्ड स्किल अटैक करने की सोचता है, लेकिन तभी एसएल पीछे से कहती है, आप मेरे साथ बॉन्ड स्किल बना लो, हमने चार्ज बढ़ाने का एक तरीका सीखा है। सू उसे मना कर देता है, एक ऐसा स्किल है जिसे मैंने कभी किसी कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं किया, इसे यहां यूज करना जोखिम भरा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर एसल थोड़ी निराश हो जाती है कि यंग मोनार्क उसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अचानक पीछे से बड़ी संख्या में डेड आर्मीज आ धमकते हैं। यहां पास में ही एक डंगन है और वहां की लड़ाई की आवाज से वे आकर्षित हो गए हैं। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। स्कैवेंजर गिल्ड का रैंडोल्फ बोलता है, अनडेड आर्मीज? आप समझ आ रहा है, बॉस ने जिस भविष्यवाणी का जिक्र किया था,
एक ऐसा अस्तित्व जो मौत से आया, जिसने अपनी सील तोड़ दी और जिसके पास डेड को उठाने की ताकत है, वो यहीं ग्रेवयार्ड में है। वो मनी मन सोचता है कि अगर ये मम्मी की तरफ इशारा है तो इसका मतलब वो अस्तित्व इसी डंगन में मौजूद है और जल्द ही सील तोड़ देगा। रैंडॉल्फ को याद आता है कि बॉस ने उसे आदेश दिया था कि इस डंगन की रेड को उनके लिए लाना है। जैसे यहाँ अलग अलग लोग आकर लड़ाई में उलझ गए हैं, उसे लगने लगा कि उस अस्तित्व को थॉमस एंडर के पास ले जाना ही होगा। भले ही थॉमस ने खुद ऐसा ऑफर कभी नहीं दिया, लेकिन वो सोचता है कि अब पीछे हटना सही नहीं होगा। इसलिए रैंडॉल्फ अपने सभी लोगों के साथ उस अस्तित्व की ओर बढ़ जाता है। इसी बीच सू और ल्यूजिंग डेड आर्मी के बीच फंस जाते हैं। वे लड़ने लगते हैं, लेकिन जल्द ही मॉन्स्टर्स की भारी संख्या के कारण आउट नंबर हो जाते हैं। तब सू ग्रे के साथ बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड स्किल का इस्तेमाल करता है। ये स्किल सक्रिय होते ही वो अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को मारता चला जाता है। ल्यूजिंग हैरान होकर सोचता है, ये तो अलग अलग क्रिएचर्स के साथ मर्ज भी कर सकता है, इसके पास कितनी सारी ताकतें हैं। इसके बाद सू कहने लगता है, सू कहता है, चलो जल्दी से जल्दी इन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं और उस आदमी का पीछा करते हैं, देखना होगा वो अंदर क्या कर रहा है। रैंडॉल्फ और उसके लोग गहराई में बढ़ते जाते हैं। रैंडॉल्फ मन ही मन सोच रहा था, वो बच्चा यानी सू, उसके अंदर कुछ तो है, लेकिन पहले मैं इस विंग का पावर हासिल कर लूं, फिर उससे मिलकर देखूंगा कि उसके पास कैसी ताकत है। स्कैवेंजर गिल्ड के लोग एक भारी दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा खोलते ही सामने एक रहस्यमयी अस्तित्व नजर आता है, जंजीरों में बंधा, सील किया हुआ। वे पास जाकर खड़े हो जाते हैं। किसी की आवाज आई, ये बॉस है। किसी ने कहा, ये तो सो रहा है। रैंडॉल्फ देखता है और समझ जाता है, अगर इसको बांधा गया है तो भविष्यवाणी सच है। अचानक वो अस्तित्व अपनी आंखें खोलता है और किसी अजीब अनजानी भाषा में बोलने लगता है, इतनी अजीब कि किसी को समझ नहीं आता। उसकी आवाज गूंजती है और वो धीरे धीरे अपनी जंजीरों को तोड़ना शुरू कर देता है। रैंडॉल्फ चिल्लाता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी को मौका ही नहीं मिलता। वो प्राणी अपने सभी बंधनों को तोड़कर पल भर में पूरे स्कैवेंजर गिल्ड को खत्म कर देता है, बस रैंडॉल्फ को छोड़कर। रैंडॉल्फ तुरंत अपना जॉइंट आर्मर एक्टिवेट करता है, पूरी ताकत से हथियार चलाता है और एक भारी वार करता है, लेकिन वो प्राणी उसका वार एक हाथ से पकड़ लेता है। रैंडॉल्फ की आंखें फैल जाती हैं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी उसने इसे इतनी आसानी से रोक लिया। उसे समझ आ जाता है, मैं यहां ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। वो बुदबुदाता है, माफ करना मास्टर, मुझे यहां अकेले नहीं आना चाहिए था, मुझे थॉमस एंडर के साथ रहना चाहिए था। अगले ही पल वो अस्तित्व एक ही बार में रैंडॉल्फ को खत्म कर देता है। वो मुस्कुराकर कहता है, पहला इंसान जिसने मुझे ढूंढा बस थोड़ी देर खेलने के बाद ही मर गया, मजा नहीं आया। लेकिन फिर वो एक अजीब सी आहट महसूस करता है और बोलता है, लेकिन खेलने लायक और भी लोग हैं। उसके कदम सू और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसकी ठंडी गूंजती आवाज सुनाई देती है, लेट्स हैव सम फन। आगे क्या होगा, ये टकराव किस मोड़ पर पहुंचेगा, ये सब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो याद रखो, थॉमस एंडर के गिल्ड के लोगों को वो पहले ही खत्म कर चुका है। अब थॉमस एंडर जरूर कोई बड़ा कदम उठाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलने तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो 2000 कमेंट्स छोड़ो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। भाई 1 मिलियन के बहुत करीब हैं, तुम्हारा सपोर्ट ही हमारी ताकत है।